हेलो गाइस, वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन। और आज का सेशन हम लोग का इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेशन है। और आप लोग सिर्फ इतना करो कि आप लोग आंसर करने का कोशिश करना। शर्त ये है, पढ़ना है, आंसर करना है, भागना नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये तो सामने क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट डज क्लाइमेट चेंज हैव ऑन प्लांट। देखो, इस सेशन को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूंगा। कंटेंट इंग्लिश में है। आने वाले टाइम में मैं हिंदी में भी कर दूंगा। पहले आप लोग पहले सवाल को पढ़ो, मैं हिंदी में समझाऊंगा सब लोग। व्हाट इम्पैक्ट डज क्लाइमेट चेंज हैव ऑन प्लांट। समझ पा रहे हो कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो पौधा पर क्या पड़ा। चॉइस सामने है, आप लोग टाइम ले सकते हो। आप 1 मिनट का टाइम लेकर किसी पूरा को पढ़ो, वैसे 1 मिनट में तो होगा नहीं। पर पढ़ के देखो आप लोग। जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको एक बात, इन चॉइस को आप पढ़ते हो तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि चॉइस तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो पहले ही मन होता है कि भाग जाए, छोड़ दे सेशन को। तो ऐसा नहीं करना है। यूपीएससी अगर पेपर आपने पिछले बार का देखा है, 2023 में जो पेपर आया था, अगर उसको आपने देखा हुआ है तो आपको एक बात पता होगा। एक दो सवाल ऐसे भी थे जिसके चॉइस 5 5 6 6 थे जीएस में। और सी सेट का तो पूछो मत। सी सेट में जो क्वेश्चन थे वो तो इतने बड़े थे, कई बच्चों ने पढ़ ही नहीं पाया पूरे पेपर को। फिर सिलेक्शन कहाँ से मिलना है। तो थोड़ा सा रियाज करना जरूरी है। रियाज से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बूस्टअप हो जाएगा। अब एक साथ समझ ही नहीं आएगा तो पढ़े क्या, आएगा समझ। मैं समझाता हूँ ना, तरह से पढ़ के देखो। वार्मर टेम्परेचर एक्सटेंडेड द ग्रोइंग सीजन ऑफ प्लांट which increase their water requirement through the season. Once the growing season ends, shorter, milder winter fails to kill pests, increasing the risk of large damaging infestation in subsequent season. चॉइस क्या कह रहा है, सारे चॉइस आप लोग पढ़े हो। चॉइस कह क्या रहा है, सीधा सा सवाल ये है कि गर्मी के मौसम और जाड़ा का मौसम समझते हो ना। मच्छर को देखते हो। गर्मी के मौसम में अगर बड़ा हो, सपोज कोई गर्मी का मौसम, अगर आमतौर से सभी मौसमों का सीजन बटा हुआ है, लेकिन कोई एक मौसम अगर ओवरलैप होता है, बड़ा होता है, तय बात है दूसरे मौसम के जो भी गतिविधियों को प्रभावित होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि मच्छर की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर गर्मी 10 महीने का हो जाए और जाड़ा 2 महीने का होगा तो गर्मी के पीक गर्मी में तो मच्छर मर जाएगा। और जाड़ा के भी पीक जाड़ा में मच्छर मरता है। लेकिन अगर जाड़ा पीक जाड़ा नहीं आया, मच्छर तो नहीं मरेगा, तो फिर क्या होगा, हम ही लोगों को मारेगा वो। वही हाल तो यहाँ पे हो रहा है। तो गर्मी का मौसम अगर बढ़ जाता है, ठीक है, नतीजा क्या होगा कि पौधा का जो ग्रोइंग सीजन का पीरियड क्या होगा, वो बढ़ेगा। वो सीजन बढ़ेगा तो वाटर रिक्वायरमेंट पौधा का क्या होगा, थ्रू आउट द सीजन होगा, वो बढ़ा हुआ रहेगा। पानी पौधा ज़्यादा लेगा, है ना। लेकिन जब ग्रोइंग सीजन समाप्त होगा तो जो ठंडे का मौसम आएगा, वो मौसम जो विंटर का होगा, वो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो कीट हैं, वो क्या होंगे, वो सबके सब उसी पौधा को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि पौधा को करना क्या था कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में अपने ग्रोइंग पीरियड को पूरा करके, रिप्रोडक्टिव पीरियड में पहुंच करके, फ्रूटिंग कर करके उससे बाहर निकलना था उसको। लेकिन वो पौधा चूंकि ग्रोथ ही करते रहा लंबे समय तक, जब फल देने की बारी आएगा उस समय उस पर कीटों का हमला हो जाएगा और वो क्या होगा, नुकसान उसका हो जाएगा। तो ये बात, इसको आप ऐसे समझना। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, वो होगा ए। मैं टिक लगा दे रहा हूँ आप लोगों को। राइट आंसर इसका क्या है, याद रखना, राइट आंसर इसके हैं ए। अदर चॉइस की बात करें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़कर देख लेना, मेरा तो सब पढ़ा हुआ है ना। चलते हैं अगले अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। वही मैं कह रहा था, क्वेश्चन देख करके कोई भी आदमी घबराना मत, भागना मत, क्वेश्चन को पढ़ना होगा।
हाँ, आपको कुछ चारों चॉइस पढ़ना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा परेशानी लगता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज फ्रॉम लिस्ट इंक्लूसिव टू द मोस्ट इंक्लूसिव। अब ये क्वेश्चन समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसे समझो कि जब हम लोग किसी भी जीव जंतु को हम बांटते हैं तो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, या उसको बोलते हैं हायरार्की, या एक बोलते हैं क्रम। तो इकोलॉजी में भी क्या है, इकोलॉजिकल लेवल है। उस लेवल को हमने शुरू किया है, ऑर्गेनिज्म से शुरू किया हुआ है, फिर पॉपुलेशन आ जाता है, फिर उसमें कम्युनिटी आ जाता है, फिर उसमें हमारा इकोसिस्टम आ जाता है, फिर उसमें बायोम आ जाता है, फिर बायोस्फीयर आ जाता है, फिर पूरा अर्थ। तो यही वो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज फ्रॉम लिस्ट इंक्लूसिव टू द मोस्ट इंक्लूसिव। मतलब जीवों का जो संख्या है सबसे ज्यादा किस पे होगा, सबसे कम किस पे होगा। तो इसमें इन चारों में से आपको ये बताना है। अब आप लोग अगर देखोगे तो पहला क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आगे क्या लिखा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी से आगे क्या है, बायोस्फीयर। दूसरा देखोगे यहाँ पे, इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या लग रहा है। राइट आंसर इसके हिसाब से क्या होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पॉपुलेशन, यहाँ पे दिया हुआ ग्रेटर देन इकोसिस्टम, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है इकोसिस्टम ग्रेटर देन कम्युनिटी, तो ये भी नहीं होगा। मतलब पहले वाला तो ऐसे ही नहीं होगा। दूसरा है इकोसिस्टम, पॉपुलेशन और बायोस्फीयर, लास्ट में इसमें कम्युनिटी है। और यहाँ पे जो सीक्वेंस देख रहे हैं वो, ये सीक्वेंस भी गलत है क्योंकि ये भी नहीं होगा। क्यों, तो यहाँ पे देखो, कम्युनिटी अगर इधर इधर चले तो कम्युनिटी है, कम्युनिटी से ज़्यादा क्या होगा बायोस्फीयर पर, और बायोस्फीयर से ज़्यादा क्या होगा पॉपुलेशन पे, तो ये सब क्या होगा, ये भी गड़बड़ हो गया। सबसे ज़्यादा जीव किस स्तर पे हो जाता है, सबसे ज़्यादा जीव होता है बायोस्फीयर के स्तर पर, और सबसे कम जीव किस स्तर पे होगा, सबसे कम होगा पॉपुलेशन के स्तर पर। जैसे ऑर्गेनिज्म है तो अकेले है, कई सारे ऑर्गेनिज्म साथ आ गया तो क्या होगा, पॉपुलेशन हो गया। ठीक है ना, कई सारे ऑर्गेनिज्म अगर एक ही जाति के साथ में है तो उसे क्या कहोगे, पॉपुलेशन। समझ रहे बात। वैसे ही सारे जो पॉपुलेशन है, एक मतलब मान लो एक जंगल है, एक जंगल में एक हिरन है, एक हिरन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म हो गया। उस जंगल के सारे हिरन तो क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। उस जंगल के सारे हिरन, गिद्ध, बाघ, शेर, बिल्ली, सब क्या हो गया, पेड़ पौधे सब क्या हो गया, एक कम्युनिटी हो जाएगा। और उस जंगल के सारे बेर, सारे जीव जंतुओं के साथ साथ वहां का जो एबायोटिक जो फैक्टर होगा उसको अगर हम मिला लें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इकोसिस्टम। और सारा इकोसिस्टम किसी क्षेत्र विशेष का अगर मिल जाता है तो क्या बन जाता है, बायोम। सारा बायोम किसके भीतर है, बायोस्फीयर के भीतर है। सबसे छोटा क्या हुआ यहाँ पे, सबसे छोटा हुआ पॉपुलेशन। सबसे बड़ा क्या होगा यहाँ पे, बायोस्फीयर। तो जो सीक्वेंस है इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो डी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा हम लोग। तो यहाँ पे ये ऑर्डर याद रखना, जो साइन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो साइन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। पॉपुलेशन के पास देख रहे हो यहाँ पे जो साइन है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे साइन का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पे इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है कि इन ग्रास लैंड फॉरेस्ट फायर आर कॉमन अकरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रासलैंड इज ट्रू। घास के मैदान के विषय में, घास के मैदान के विषय में कौन सा कथन सही है। क्योंकि ये कहता है कि जो घास का मैदान होता है वहां पर आमतौर से जो फॉरेस्ट फायर है, जो वनों का जो आग है, उसका जो घटने का जो घटना होता है वो कॉमन होता है। उसमें घास के मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब जरा चॉइस पढ़ना। दे हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड फायर, दे हैव अ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम which allow them to regrow after a fire, grasses are
tall and only their top portion are destroyed. Tree shield some of the grasses, thus protecting it from fire. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, चॉइस समझ में आ रहा होगा। चॉइस नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार समझा देता हूँ। मतलब घास के मैदान में क्षमता होता है कि अगर आग लगता है तो उसको सह सकता है। दूसरा कि घास के मैदान में क्या है, वो दोबारा वो पुनः एक बार जल भी जाए दोबारा फिर से उग सकता है। तीसरा क्या है, सी चॉइस है, जो घास का मैदान है तो ऊपर का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब जो टॉल है, जो होगा, जो लंबे आकार का होगा घास, वो क्या होगा, नष्ट नष्ट हो जाएगा वो। और चौथा क्या, जो पेड़ है आसपास में, जो वन है, उसके कारण क्या होगा, घास का जो मैदान है वो बच जाएगा। अब आप लोग आंसर कर सकते हो। चलो, अगर तभी भी नहीं कर रहे हैं तो एक बात याद रखना है, जंगल में जब आग लगता है तो कौन सा जीव बचता है, याद है? हुआ लाक्षागृह, महाभारत में घटना घटा था जब पांडु के पुत्रों को लाक्षागृह में डाल दिया और लाक्षागृह में आग लगा दिया दुर्योधन ने। जब आग लगा तो विदुर ने वहां पे क्या क्या था, उसको उससे पहले वहां पे बिल बना दिया था और उससे बाहर निकाल लिया गया था। या झूम खेती समझते हो, झूम खेती? झूम खेती में क्या होता है, कई लोग खेती किया, वहां पे फिर आग लगा दिया और जल गया, फिर चला गया, फिर साल भर के बाद 2 साल के बाद आया, फिर वहां पे खेती किया। हुआ क्या भाई, ऊपर ने जल गया घास, नीचे का जो जड़ है, जो डीप सॉइल में है, मिट्टी के अंदर है, वो फिर से उसमें क्षमता होता है कि पुनः रिवाइव कर ले खुद को, तो रिवाइव कर लिया। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो होगा तुम्हारा बी। आप इसका आंसर याद रखना, राइट आंसर क्या होगा, बी। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस के टेक्निकलिटी को समझना है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है? और किसी को कुछ सवाल पूछना हो पूछो। आने वाले समय में नहीं, बल्कि मतलब 2 दिन के बाद मैं लाइव यूट्यूब पर आ रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा कुछ और बच्चे हो जाएं, ताकि लाइव सेशन में कुछ बच्चे रहेंगे तो उनके साथ हम लोग टू वे जो कम्युनिकेशन है, जो गैप हो चुका है, उस गैप को हम लोग रिजुविनेट कर सकें। और जिन बच्चों को जो भी सवाल पूछना हो लाइव में आप ज़्यादा अच्छा को पूछोगे। एक चीज़ और है कि वीडियो पे कमेंट जरूर करो यार। वीडियो पे कमेंट करते हो ना, कुछ लिखते हो, प्रॉब्लम ही लिखो, कुछ भी तो लिखो, प्रॉब्लम ही लिखो, प्रॉब्लम और लिखा करो। इससे थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं होता है। कम्युनिकेशन गैप होने के बाद क्या होता है, कई सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। बेहतर ये है कि आप लोग कम्युनिकेट करते रहें, जो लोग भी पढ़ पा रहे हैं, जिनको भी अच्छा लग रहा है, जिनको भी कुछ फायदा हो रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा आप कोशिश ये करो कि हम लाइव सेशन में आए, और थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? और एक हम लोग दो तरफा संचार को स्थापित कर सकेंगे। ये मैं कहूँगा कि आप लोग ये कीजिए, और 5 तारीख के शाम में 8 बजे से मैं लाइव होऊंगा, चाहे चेहरा दिखे चाहे चेहरा नहीं दिखे, रहूंगा लाइव। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल अफेक्ट द ग्रोइंग सीजन ऑफ प्लांट इन डिफरेंट बायोम, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट ग्रोइंग सीजन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो सनलाइट है या जो रेनफॉल है, अलग अलग जो बायोम या जीवोम को कहते हो, उसमें क्या होता है, वो अलग होता है। अलग अलग बायोम है तो सबके अलग अलग क्या है, वहाँ पे भौगोलिक लोकेशन सबका अलग अलग है। उसी हिसाब से कहीं पे धूप ज़्यादा, किसी को धूप ज़्यादा मिलता है, कहीं पे वर्षा ज़्यादा होता है, कहीं पे ठंड ज़्यादा होती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एल्टीट्यूडनल लैटिट्यूडनल और जो जियोलॉजिकल जो लोकेशन है इसका कारण ऐसा है। अब है कि कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट ग्रोइंग रीजन। ये नीचे 4 बायोम जो चॉइस में लिखा हुआ है, सवाना, टेम्परेट ग्रासलैंड, आर्कटिक टुंड्रा और ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट, इन चारों में से किस बायोम में किस जीवों का जो ग्रोइंग सीजन है वो छोटा होता है? मतलब पेड़ पौधों की बात कर रहा हूँ। अब आप लोग जरा सा देखोगे, सवाना है, टेम्परेट ग्रासलैंड, आर्कटिक टुंड्रा है, ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट है। सबसे डिफिकल्ट कंडीशन कहाँ का है, आर्कटिक टुंड्रा का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्कटिक टुंड्रा। आंसर में आप लोग आंसर इसको लगा लो, आर्कटिक टुंड्रा।
अब आर्कटिक टुंड्रा में होता क्या है यहाँ पे? तो आर्कटिक टुंड्रा में क्या है, सॉइल मिट्टी तो होता नहीं है, मतलब वहाँ पे जो मिट्टी है उस मिट्टी में बर्फ का मात्रा ज़्यादा होता है, वैसे मिट्टी को हम लोग परमाफ्रॉस्ट सॉइल कहते हैं। ठीक। दूसरा है कि वहाँ पे ठंड के मौसम में जो विंटर होता है उसको -40 -45 तक टेम्परेचर जाता है, और साल के 9 महीने यही हालत होता है। पौधे भी छोटे छोटे होते हैं, जीव जंतु भी छोटे छोटे होते हैं, इसलिए जो ग्रोइंग सीजन होता है, पौधे हैं जीव जंतु को उनको कम मिलता है, इसलिए उनका आकार भी छोटा होता है। इसलिए उनका आकार भी क्या होता है, वो भी छोटा होता है। कहाँ पे? टुंड्रा का बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्यों? क्योंकि वहां पे रेनफॉल कम है, वहां पे सनलाइट कम है। आपको अगर धूप ना निकले तो आप सिकुड़ने लगते हैं, तो सिकुड़ के छुआरा से होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका क्या होगा? उनका भी तो यही हाल होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन बना रहे हो आप लोग, बनाइए, कमेंट हर एक क्वेश्चन को लेकर के कर सकते हो चाहो तो आप लोग। तब तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे बच्चे कमेंट करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डू राइट योर कमेंट, और सब्सक्राइब इसलिए कर लो ताकि आपको सही समय से आपको पहले सूचना मिल जाए कौन सा वीडियो अपलोड हुआ, कौन सा वीडियो अपलोड नहीं हुआ। इसके लिए रिगार्डिंग आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। शेयर भी कर सकते हो किसी को चाहो तो, वो तो आपके ऊपर है। सवाल यहाँ पे है, अर्थ ग्रोइंग जियोलॉजिकल पास्ट हैज विटनेस्ड मेनी इंपॉर्टेंट इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वाज एसोसिएटेड विथ ग्लोबल वार्मिंग? क्वेश्चन समझना। अगर बायो जियो मतलब अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है एनसीईआरटी का 11th का ज्योग्राफी का पढ़ा होगा, या आप अगर इकोलॉजी एनवायरमेंट भी पढ़े होगा सही से, तो वहाँ पे एक टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसमें बताया हुआ है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी के इतिहास में आज से पहले या अभी मतलब सबसे ज्यादा जो जलवायु परिवर्तन है वो किस समय हुआ था? तो पर्मियन काल में हुआ, कि कैम्ब्रियन काल में हुआ, कि दूसरी और तीसरी जो सेंचुरी है बिफोर क्राइस्ट उसमें हुआ, कि 20वीं सेंचुरी जो भी चल रहा है तो इसमें हुआ? अब क्वेश्चन को समझ लो। अभी तक हम लोग यही जान रहे थे ना कि जो जलवायु परिवर्तन है उसमें ह्यूमन के कारण ये तेजी से परिवर्तन हो रहा है। वास्तव में क्या है, सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है जलवायु परिवर्तन, वो हुआ है पर्मियन पीरियड में। इसको याद रखिएगा, पर्मियन काल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्योंकि यही वो काल है जिसमें वोल्केनिक जो इरप्शन था, जो एक्टिव ज्वालामुखी था, उसका जो संख्या था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। ये इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके कारण क्या, जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा था। हम लोग जो जिसका बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन पृथ्वी को उत्पत्ति हुआ है आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व। जीवन आया है 3.6 अरब वर्ष पूर्व। मानव बहुत कुछ लाख वर्ष पूर्व आया है। अब सवाल है कि मानव आने से ही क्या हो गया भाई? मानव जनित का मतलब थोड़ी है कि मानव आया और लगा कि इसमें इसके संसाधनों को दोहन करने और धुआं और धूल फैलाने। नहीं, मानव भी प्राकृतिक अन्य जो जीव हैं वैसे ही रह रहा था। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से मानव गतिविधि तेज हुआ। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी ऐसा तो नहीं हुआ कि अचानक पूरी दुनिया में हो गया एक साथ में। तुम्हारे हमारे गांव में कहाँ इंडस्ट्री है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी क्या हुआ, एक लिमिट, एक सीक्वेंस में आया है। पहले यूरोप के कुछ भागों में आया, फिर उसके बाद अन्य देशों में फैला, फिर थोड़ा बहुत भारत या अन्य देशों के जो मेन कैपिटल एरिया के आसपास आया, और धीमे धीमे अभी भी तो मानव का जो योगदान है वो हार्डली, मुश्किल से बमुश्किल 1% से भी कम है जलवायु परिवर्तन में। 99% जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए खुद नेचर ही जवाबदेह है। और यही वजह है, इसलिए इसको याद रखना, नेचर में वो ताकत भी है, खुद को मैनेज कर सकता है वो। क्योंकि आज का जो परिवर्तन है पर्मियन काल के परिवर्तन की तुलना में कुछ भी नहीं है। पर अच्छा बात है कि हम लोग जागरूक हैं, हम लोग सक्रिय हैं, हम लोग देख रहे हैं चीज़ों को। और चूंकि हमारी जनसंख्या बढ़ी हुई है इसलिए हम ज़्यादा चिंतित हैं। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव किसे पड़ेगा? हम ही पे पड़ेगा। जैसे अन्य जीव जंतु वो नष्ट हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या खाएंगे? चूंकि पृथ्वी पे पर्मियन काल के बाद कई ऐसे काल आए हैं जहाँ पे पूरा जीव जंतु विहीन पृथ्वी हो गया है, फिर से पृथ्वी पर रिवाइव हुआ सब के सब। यही सारी बातें हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेशन बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ तो सेशन में क्वेश्चन का जो नंबर है बढ़ा दूँ। इस पे और भी वीडियोज हैं, उसको भी आप लोग देखिए।
डेली ये जो हमने जो अभियान शुरू किया है, ये अभियान के तहत डेली वीडियो आपको मिल जाएगा या अल्टरनेट डे पे भी वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मैं लाइव से लेकर के आ रहा हूँ, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक थोड़ा-सा क्वेश्चन का नंबर बढ़े। बट डिपेंड करता है कि भाई कितने बच्चे कितने देर तक वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि आप अगर 10 सवाल पढ़ते नहीं हो, तो मैं 10 सवाल की वीडियो बना के क्या करूँगा? सवाल ये भी तो है। तो टाइम लगता है समझाने में। अब समझाया भी नहीं, क्वेश्चन पढ़ कर के आप आंसर कर लो, तब तो बहुत बढ़िया बात है। वो तो होगा नहीं। हमें समझाना भी पड़ता है ताकि हर एक बच्चों को समझ में आए, इसलिए टाइम तो लगेगा, तो समय बढ़ेगा। और इसलिए मैंने कोशिश किया है कि रात के 8 बजे रखूँ, चाहे वो सवाल भले ही 10 ही करें, 20 ही करें, 20 सवाल के अंदर 40 सवाल हो जाए। अभी हमने जितनी ही बातें कहा, अगर मैं उसमें से बहुत सारी बातों को निकाल के लाता हूँ, तो अपने आप में बहुत सारी बात निकल आती है। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूँ, समाप्त करता हूँ, और आप लोग हर एक वीडियो को देखो। मेरे विषय में किसी को जानना हो तो आप जान सकते हो उसको पढ़ करके, जो लोग मुझे नहीं जान रहे हो। और नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर मी। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू? डेफिनेटली मेरी समझ से तो प्रीलिम्स है, क्योंकि प्रीलिम्स 99% बच्चों का नहीं होता है, और बिना प्रीलिम्स का आप मेन इंटरव्यू में कुछ नहीं कर सकते हो। तो प्रीलिम्स को क्रैक करना एनी हाउ एनी कॉस्ट पे, ये आपका काम है। चाहे क्वेश्चन कितना भी भारी से भारी हो, लंबा से लंबा हो, टेढ़ा से टेढ़ा हो, कोशिश करो कि अपने पढ़ाई के दम पर उसको सोल्व करें, अपने पढ़ाई के दम पर, तभी कुछ होगा। और दूसरा, आप लोगों को ये भी याद रखना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर के। अंडरस्टैंडिंग हुआ तभी वो काम करेगा। लेट्स प्रैक्टिस विद मी, माई सेल्फ योर मेंटर मुकेश सर, मुकेश सिंह के मुकेश सिंह। नाउ the session is on the end, so I would like to thanks once again everyone, and if you have any inquiries, call us on the given number. This is the telegram link, टेलीग्राम लिंक पे आप जाकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हाँ, इस बात को याद रखना। ये यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, T.me साइंस एज और T.me मास्टर्स टोकाइस अकेडमी। तो आप सब लोग इसमें से किसी भी चैनल पे आकर के जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा आने वाले समय में। और लास्ट में ही कहूँगा थैंक यू, और लास्ट में ही कहूँगा फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, जनरल साइंस का भी वीडियो है, साइंस टेक का अलग से वीडियो है, साइंस एनवायरमेंट इकोलॉजी का अलग से वीडियो है। सबको देखो, फिल्म्स करना है तो वीडियो देखना है। बाय।